हाँ, तो हम देख रहे थे बिग डेटा बिग इनसाइट्स। तो कहाँ कहाँ डेटा का इस्तेमाल होता है और बिग इनसाइट्स क्या उसके एनालिसिस की ज़रूरत होती है और हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बिग इनसाइट। तो फोर्थ वन है इसमें बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। बैंकिंग फाइनेंस तो सभी को पता है जो और ट्रेडिंग भी तिजारत के लिए ही इस्तेमाल होता है। With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied। ये जो बिग डेटा अवेलेबल होता है बैंकिंग और फाइनेंस में, ये इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। जो लोगों का डेटा होता है, लोग क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ से उन्होंने परचेज़ किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने, और कौन कौन से प्लान्स ख़रीदे हैं, कौन से LICs ख़रीदी है, कौन से सिक्योरिटी फंड, म्यूचुअलिटी वगैरह ली है। तो ये सारा डेटा स्टोर होता है और इसे एनालाइज किया जाए तो लोगों के रवैये के बारे में, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans। और उसकी वजह से बैंक के लिए और कंपनीज के लिए सहूलत होती है और वो ज़्यादा अच्छे प्लान्स लेकर आते हैं, ज़्यादा अच्छे प्लान वो तैयार करते हैं कस्टमर के लिए, जो जिससे कंपनी को भी फ़ायदा हो और जो कस्टमर को भी लुभावने लगे। बिग डेटा हैज़ इनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ये सारा डेटा अवेलेबल होता है, कस्टमर्स का जो डेटा अवेलेबल होता है, पब्लिक का जो डेटा होता है कि वो लोग कहाँ पर क्या परचेज़ कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितने टाइम का प्लान, ज़्यादातर लोग कितने ड्यूरेशन का प्लान ख़रीदना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जब कंपनी के पास में डेटा होता है तो उनके फंक्शन काफ़ी स्मूथली चलते हैं। वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं, वो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज़ यूजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो ये लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं डेटा का। सबसे पहले तो जो साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम इंटरनेट के ज़रिए जो क्राइम होते हैं, जो किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेना, किसी के अकाउंट में से पैसे निकाल लेना, किसी का ATM कार्ड हैक कर लेना, ये सारे जो क्राइम्स है वो साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो साइबर क्राइम हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। जैसे आपको अक्सर बैंक से फ़ोन या मैसेज आता होगा कि किसी को भी अपना फ़ोन नंबर ना, आप किसी को अपने अकाउंट की डिटेल्स ना बताएं, किसी को ATM का पिन ना बताएं। तो ये एक्चुअली प्रिडिक्शन है साइबर क्राइम्स को, और इसी एक कोशिश है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। तो जब डेटा अवेलेबल होता है तो बैंक और फाइनेंस कंपनीज इस पे काम कर सकते हैं, वो ये चीज़ों को रोक सकते हैं। कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन को भी वो लोग रोक सकते हैं। आर्काइवल ऑफ ऑडिट ट्रायल्स, जो ऑडिट ट्रायल्स होते हैं उनके आर्काइवल वगैरह। By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts। जो पुराना कस्टमर्स का जो पुराना डेटा है उसको एनालिसिस करके, और जो अभी देखिए जो किसी का जो ब्रूट फोर्स अटैक्स क्या है ये समझते हैं हम पहले। ब्रूट तो वैसे जो एकदम वहशियाना सलूक होता है, बेरहमी से, बेहिसी से, उसके लिए ब्रूट लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये एक पूरी टर्म है ब्रूट फोर्स अटैक्स, मतलब किसी के भी कार्ड को हैक करना, किसी के भी अकाउंट को हैक करना, पासवर्ड किसी का चुरा लेना। एक्चुअली इसमें हैकर्स ये सारे टाइप के जो पॉसिबल पासवर्ड है वो ट्राई करके देखते हैं, फाइनली वो सही पासवर्ड तक के पहुंच जाता है। तो अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है तो या उसके पहले का डेटा और ये जो हादसा हुआ वो, अपने कस्टमर का जो पुराना डेटा है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके, वो सारी चीज़ों को पढ़कर बैंक प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। और इवन हैकर्स को भी बैंक पता कर सकता है कि जो लोगों की पास्ट हिस्ट्री होती है वो किस तरह से नेट पे क्या सर्च कर रहे हैं और नेट पर वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है और फ्यूचर अटेम्प्ट्स को आपके पता किया जा सकता है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ी थी।
कि इंटरनेट पे कुछ अल्फाज आप कभी भी सर्च ना करें, गूगल पे आप कभी भी कुछ चीज़ें सर्च ना करें तो उसमें एक टेररिज्म या फिर हाउ टू मेक बॉम्ब वगैरह के अल्फाज थे कि अगर आप ये सारी चीज़ें सर्च करते हो तो वो आपको एक रिकॉर्ड में आते हो और फिर ISI की आपके ऊपर नज़र होती है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, आप उस लिस्ट में आते हो सस्पेक्टेड पीपल की। तो बताने का मतलब ये है कि हम जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है, वो सारी की सारी हम एक सिंपली पोस्ट ही शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट फॉरवर्ड करने हैं, कोई शेयर करने हैं तो ये भी रिकॉर्ड होती है और मॉनिटर होती है। Big data only helps in predicting cyber crimes. Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking. हाँ, तो ये जो बिग डेटा होता है इसका इस्तेमाल सिर्फ साइबर क्राइम को ही रोकने में नहीं किया जाता, बल्कि ये जो माइस ट्रांजेक्शन्स होते हैं या नेट बैंकिंग में जो फेलियर होते हैं, गलत माइस ट्रांजेक्शन जो हो जाते हैं, पैसे दूसरे अकाउंट में चले जाना है, दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाना या नेट बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम होना, उन सारी चीज़ों को भी हैंडल करने में ये यूज़फुल होता है। इट कैन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स सो दैट बैंक कैन मैनेज ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंगली। देखो, स्पाइक बेसिक का मेन मतलब होता है कोई नोकीली चीज़, कोई धारदार चीज़, लेकिन जो सर्वर पे स्पाइक है, स्पाइक्स ऑन सर्वर, इसका ये मतलब होता है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम, सर्वर में जो इश्यूज आते हैं उसके लिए ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोग बिग डेटा की वजह से पहले से ही पता होता है कि सर्वर की स्पाइक्स पहले ही जान सकते हैं और वो प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। The Security Exchange Commission is using big data to monitor financial market for possible illegal trades and suspicious activities. जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो भी इस डेटा का इस्तेमाल करता है फिनेंशियल मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, और जो भी गैर कानूनी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है, मशकूक सरगर्मियाँ होती है, उन सारी चीज़ों को ये लोग जान सकते हैं। The Security Exchange Commission, that is SEC, is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial markets. और ये लोग ये एनालिटिक के ज़रिए पॉसिबल फ्रॉड, जो भी फिनेंशियल मार्केट में फ्रॉड हो सकते हैं, मुमकिन जो भी फ्रॉड हो सकते हैं, उनका पता कर लेते हैं, लगा ले पाते हैं। High frequency trading is an area where big data find a lot of use today. ये देखो कैसे HFT हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग किस तरह से यूज़ होता है और कैसे कितना उसका इस्तेमाल है। बिग डेटा अल्गोरिदम्स आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। उसकी वजह से ये होता है कि ये जो बिग डेटा होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एक कंटिन्यूस आपको वो आते ही रहती है, उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स आते ही रहते हैं, उसके बारे में नॉलेज और डेटा चलता ही रहता है स्क्रीन पर, और उसकी वजह से आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में आसानी पाते हो क्योंकि आपको पता होता है मार्केट का क्या मिजाज चल रहा है। टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग नॉट टेक प्लेस वाया डेटा एल्गोरिदम्स दैट इंक्रीजिंगली टेक इनटू अकाउंट सिग्नल्स फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड न्यूज़ वेबसाइट्स टू मेक बाय एंड सेल डिसीजंस इन स्प्लिट सेकेंड्स। और उसकी वजह से ये जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है उसकी वजह से पब्लिक के पास में भी डेटा होता है सारा, शेयर मार्केट कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, किस चीज़ का रेट अभी बढ़ा है, कौन से शेयर्स का रेट बढ़ा है, कौन से शेयर्स का रेट गिर गया है, आगे आने वाले दिनों में मार्केट का रुझान कैसा रहने वाला है। और इस सोशल मीडिया के ज़रिए, नेटवर्किंग और न्यू वेबसाइट्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से नए शेयर ख़रीदने, बेचने, बनाने में ये फ़ैसले बहुत ऐसे मिनटों में होते हैं, सेकेंड्स में होते हैं और आसानी से होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग, ये जो इक्विटी शेयर्स ख़रीदने और बेचने से जो रकम हासिल होती है, फॉर दैट इट वाज यूज। चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स में इसका क्या इस्तेमाल है बिग डेटा का।
When watching a cricket match, जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, we are shown so many permutations and combinations of statistical analysis. तो हम देखते हैं कि साइड में एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक ग्राफ दिखाया ही जाता रहता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस उसमें दिखाए जाते हैं, क्या क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ, नई क्या चीज़ें ऐड हो रही है। एक जाइग्नेटिक डेटा हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ मैचेस, ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कआउट्स। जाइग्नेटिक यानी बहुत सारा, बहुत बड़ा, ह्यूज अमाउंट में। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, जब मैचेस की रिकॉर्डिंग करना, जो उनके प्लेयर्स के ट्रेनिंग सेशंस और प्लेयर्स के वर्कआउट सेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड जब किया जाता है तो एक बहुत बड़ा डेटा क्रिएट होता है। The data enables a sports person to study his performance as well as of the other players worldwide. और ये जो डेटा होता है, जो सारा प्लेयर्स ने वर्कआउट किया, प्लेयर्स ने ट्रेनिंग ली, प्लेयर्स ने फिर बाद में मैच खेला, ये जो सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, उसकी वजह से प्लेयर खुद के परफॉर्मेंस को जान पाता है, खुद के परफॉर्मेंस की स्टडी कर पाता है, और साथ ही वो दूसरे प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस को देख पाता है और समझ पाता है। It has tremendously helped in improving individual as well as team performance. और इसकी वजह से प्लेयर को खुद के परफॉर्मेंस में और सारी टीम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होती है। The sensors embedded in the sports equipment help us to understand our game from close quarters. Embedded किसी चीज़ में लगा होना, जुड़ा होना, मुत्तसिल। तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं उसमें सेंसर जो लगे होते हैं, उसकी वजह से हमें हमारे गेम को बहुत करीब से देखने और समझने में मदद मिलती है। द सेंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशंस, द वेदर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एट्सेट्रा। ये सेंसर की वजह से हम मैदान की कंडीशन को समझ पाते हैं, मौसम की क्या हालत है और इंडिविजुअल का क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी ही चीज़ें इन सेंसर के ज़रिए पता लगाई जा सकती हैं। वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस मिनटली। जो वीडियो बनाई जाती है खिलाड़ियों की, प्रैक्टिस सेशन के खिलाड़ियों के मैचेस की जो वीडियो बनाई जाती है, उससे उनके हर लम्हे के परफॉर्मेंस को देखने में हेल्प मिलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज़र्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा। जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जो इश्तिहार लगाते हैं, वो तो इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं बिग डेटा का। बीट फेसबुक, गूगल, ट्विटर और एनी अदर ऑनलाइन जेंट ऑल कीप ए ट्रैक ऑफ द यूज़र बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शन्स। ये सारे लोग फेसबुक, गूगल, ट्विटर और दूसरे जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, उनके ज़रिए कस्टमर का, जो आम पब्लिक है, उनका बिहेवियर और उनके ट्रांजैक्शन पे एक ट्रैक रखते हैं कि लोग क्या चीज़ ज़्यादा ख़रीदते हैं। ट्रांजैक्शंस जो पैसों के मामलात होते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं, किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ें में इंटरेस्टेड है, उनके सारे बिहेवियर और चीज़ों को किस तरह से और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा सकता है। उनके प्रोडक्ट उनका जो प्रोडक्ट होता है, कुछ भी वो प्रोडक्ट हो, चाहे एजुकेशनल प्रोडक्ट हो, चाहे कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट हो, चाहे फैशन हो, ज्वेलरी हो, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक। जो बेसिकली पीपल का बिहेवियर और ट्रांजेक्शन्स ये लोग ट्रैक करते हैं। These internet giants provide a great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एडवर्टाइज़र जो ट्रैक रखते हैं लोगों के फेसबुक, गूगल, ट्विटर अकाउंट से, पर कि लोग किस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या क्या डीलिंग हो रही है लोगों की, तो उससे वो आम जनता के बिहेवियर को, आम जनता के इंटरेस्ट को, प्रोडक्ट के इंटरेस्ट को समझ पाते हैं और उसकी वजह से वो उसके हिसाब से कैंपेन कर पाते हैं। अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी उसके हिसाब से वो लोग कर पाते हैं बेहतर तरीके से। टेक फेसबुक फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे फेसबुक ही ले लीजिए। Here you can target people based on buying intent, website visits, interest, job roles, demographics and whatnot.
यहाँ पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, आप लोग वहाँ पे कैंपेन कर सकते हो। आप देखते हैं ना, आप कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें साइड में एडवर्टाइज चलते रहते हैं। तो वो एडवर्टाइज कैसे आते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइज वही होते हैं जो चीज़ें आप पसंद करते हैं, जो प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं, उसी के एडवर्टाइज वहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, आप पर्टिकुलर जो पेज आप विज़िट कर रहे हो उस पर आपकी ही पसंद का प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आप उस पर फेसबुक पे आप क्या शेयर कर रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने आपकी प्रोफाइल क्या डाली, अकॉर्डिंगली उनको एक डेटा मिलता है, उसको वो एनालिसिस करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और अकॉर्डिंगली इश्तिहार चलते हैं। और दिस डेटा इज़ कलेक्टेड बाय फेसबुक एल्गोरिदम्स यूजिंग बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। और ये सारा डेटा कैसे फेसबुक वाले कैसे कलेक्ट करते हैं, फेसबुक एल्गोरिदम से ये कैसे कनेक्ट होता है, बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक्स के ज़रिए। एल्गोरिदम यानी आदाद व शुमार, किसी चीज़ का हिसाब किताब। द सेम गोज़ फॉर गूगल, ऐसे ही गूगल के साथ भी होता है। आप चाहे फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर करो या आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करो, व्हेन यू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन क्लिक यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। जब आप लोगों को उनकी क्लिक्स की बेसिस पे टारगेट करते हो, मतलब वो कौन से वेबसाइट्स को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन क्लिक, यानी यही होता है कि आपने किस वेबसाइट पर ज़्यादा क्लिक की है, किस वेबसाइट की ज़्यादा आपने सर्च की है, तो आपको एक अलग रिजल्ट मिलता है। एंड व्हेन यू क्रिएट ए कैंपेन फॉर लीड्स दैट यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। और जब आप लीड्स के लिए कैंपेन क्रिएट करते हो तो आपको एक अलग रिजल्ट मिलता है। ऑल दिस इज़ मेड पॉसिबल यूजिंग बिग डेटा, और ये सारा बिग डेटा की वजह से ही मुमकिन होता है। इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, इंटरटेनमेंट और मीडिया का ही सबसे ज़्यादा मतलब दिखाई देता है। डेटा की दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा इंटरटेनमेंट और मीडिया का ही हमें दिखाई देता है। इन द फील्ड ऑफ इंटरटेनमेंट एंड मीडिया, इन इंटरटेनमेंट और मीडिया के फील्ड में बिग डेटा फोकसेज ऑन टारगेटिंग पीपल विद द राइट कंटेंट एंड द एट द राइट टाइम। बिग डेटा इस बात को लोगों को टारगेट करने में फोकस करता है, सही कंटेंट के साथ में सही वक्त पर। बेस्ड ऑन योर पास्ट व्यूज़ एंड योर बिहेवियर ऑनलाइन यू विल बी शोन डिफरेंट रिकमेंडेशंस। आपने पहले क्या देखा है और आप का क्या बिहेवियर ऑनलाइन, आप क्या चीज़ें ज़्यादा सर्च करते हो, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग रिकमेंडेशंस आते हैं। दिस टेक्निक्स इज़ पॉपुलरली यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब टू इंक्रीज इंगेजमेंट एंड ड्राइव मोर रिवेन्यूज़। देखो, आप लोग जब फेसबुक चलाते हैं, मैं अपने मोबाइल में यूट्यूब चला रही हूँ, आप आपके मोबाइल में वो थर्ड वन अपने मोबाइल में यूट्यूब चला रहा है, तो हर किसी के यूट्यूब का वॉलपेपर पे अलग अलग वीडियोस आते हैं। तो ये कैसे होता है, आपने मैं जो ज़्यादा देख रही हूँ, सपोज़ मैं कुकिंग के चैनल ज़्यादा देखती हूँ, तो मेरे वॉलपेपर पे, यूट्यूब के वॉलपेपर पर ज़्यादातर कुकिंग के ही चैनल्स दिखाएंगे। कोई इंसान है वो ज्वेलरी की वेबसाइट ज़्यादा देखता है, या कोई इंसान है जो फैशन के वेबसाइट ज़्यादा देखता है, या कोई इंसान है जो एजुकेशनल वेबसाइट पे सर्च करता है ज़्यादातर, तो उनके वॉलपेपर पे उससे ही रिलेटेड वो यूट्यूब चैनल चलते रहते हैं। तो आपकी क्या पास्ट हिस्ट्री है और आप किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, तो उसके हिसाब से ये लोग आपके वॉलपेपर पर वो चलाते हैं, वो रिकमेंडेशंस आपको आते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका अटेंशन गेन कर सकते हैं। Now even television broadcasters are looking to segment their viewers database and show different advertisements and shows accordingly. Even आजकल टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स भी व्यूवर्स का डेटाबेस के सेगमेंट करने लगे हैं, और वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंगली दिखाते हैं। दिस विल अलाउ बेटर रिवेन्यू फ्रॉम एड्स एंड विल प्रोवाइड ए मोर इंगेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस। रिवेन्यू जो किसी चीज़ का आपको सिला मिलता है, मतलब जो रकम मिलती है, तो इससे क्या होता है कि देखिए, आपको जब पता है कि पब्लिक इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो बार बार वही ऐड दिखाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके उतने रिवेन्यू जनरेट होते हैं, और यूज़र्स को भी, कस्टमर्स को भी ज़्यादा इंगेज किया जा सकता है। 8th वन है एजुकेशन इंडस्ट्री। बिग डेटा हैज़ इनंडेटेड द एजुकेशन इंडस्ट्री. It has transformed
इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट इन लीप्स एंड बाउंड्स। जो बिग डेटा है उसने एजुकेशन इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े चेंजेस लेकर आए हैं और सारी ही चीज़ों को बदल दिया है। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास में स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। देयर स्टडी पैटर्न्स, उनका स्टडी पैटर्न क्या है, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, ये हमें पता होता है। एंड वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनेमिक लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। ये भी पता होता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उनका स्टडी पैटर्न क्या है, वो किस तरह के स्टडी को पसंद करते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स उनको अपील करते हैं। ये सारा डेटा अवेलेबल होता है इसकी वजह से और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, और उसके हिसाब से स्टूडेंट्स की नीड को देखते हुए वैसे लर्निंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन लेवल इज़ डिफरेंट। हर स्टूडेंट के समझने का लेवल डिफरेंट होता है। कोई चीज़ किसी को जल्दी समझ में आती है, वही चीज़ किसी को बहुत वक्त लगता है समझने के लिए। द कोर्स मटेरियल कैन नाउ बी डिज़ाइन कैटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोर्स मटेरियल वैसा डिज़ाइन किया जा सकता है स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो भी स्टूडेंट की ज़रूरत है, जो भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से बेसिकली स्टूडेंट की जो ज़रूरत है उसका क्या कॉम्प्रहेंशन लेवल है, उसके हिसाब से कोर्स मटेरियल को डिज़ाइन किया जा सकता है। बिग डेटा मेक्स इट कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस। जब हमारे पास में स्टूडेंट का सारा डेटा होता है तो ये हमको कन्वीनियंट होता है स्टूडेंट की चॉइस समझने के लिए। देयर डिफ़िकल्टीज, स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज समझने के लिए। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज एंड देयर स्पेशलिटीज़। वी ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट्स। और अलग अलग कोर्सेज और स्पेशलिटीज़ वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सारे हमको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फ्रॉम द रिजल्ट्स वी कैन गेज द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट के रिजल्ट से ये जो डेटा हमारे पास में होता है उसका जो एनालिसिस करते हैं, उसका जो डेटा रिजल्ट निकलता है, उससे हम स्टूडेंट के प्रोग्रेस को गेज करना, पैमाइश करना, स्टूडेंट को के प्रोग्रेस को हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है और स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, ये हमें पता हो जाता है। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गाइडिंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम बेस्ड ऑन हिज मेंटल मेकअप एंड एबिलिटीज़। आजकल आपको पता होगा स्कूल में जो काल चाचनी एक टेस्ट होता है, ये बिग डेटा से ही पॉसिबल है कि इसके ज़रिए स्टूडेंट्स की लाइक डिसलाइक पता चलती है, उनका इंटरेस्ट पता चलता है, उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, वो पता चलता है। और दिस इज़ एक्चुअली ए टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। और फिर उससे उस रिज़ल्ट के ज़रिए ये अंदाज़ लगाया जा सकता है, ये पता किया जा सकता है तो नहीं, बहुत करीब पास में, बहुत एग्जैक्टली आप रिज़ल्ट तक के पहुंचते हो कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो किस चीज़ में अपना करियर बना सकता है, कि कौन सा करियर उसके लिए सूटेबल होगा। An in-depth study of all these would definitely give me insights into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working of educational institutes। और इन सारी चीज़ों की गहराई से स्टडी मुताला करना हमें एक नई इंसाइट देता है, एजुकेशन इंडस्ट्री को एक नई इंसाइट देता है, एक नई ज़ाविया फ़िक्र देना, न्यू इंसाइट, नया ज़ाविया फ़िक्र आप बोल सकते हो, आप नई अप्रोच आपको मिलती है। और उसकी वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ऑपरेशनल इफ़ेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो रन हो रहा है इदारा, उसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इदारे को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। दिस वुड इन जनरल इन्हेंस प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। जनरली हम ये कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि ये जो बिग डेटा होता है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट की पास हिस्ट्री, स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटीज़, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में और स्टूडेंट की वीकनेस, ये सारा जब डेटा हमारे पास में होता है, हम उसका एनालिसिस करते हैं, अकॉर्डिंगली प्लान प्रोग्राम करते हैं, तो ओवरऑल ये स्टूडेंट के प्रोग्रेस में बहुत यूज़फुल होता है।
Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry, that is one size fits all. पिटफॉल क्या होता है? गहरा गड्ढा, धोखे। पिटफॉल बेसिकली धोखे के लिए इस्तेमाल। एग्जैक्टली वो क्या है? जो जानवरों को पकड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है, उनको जो धोखा दिया जाता है, उसके लिए ये जो एग्जैक्ट आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप अगर कहेंगे तो पिटफॉल की मीनिंग ये होती है। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे पिटफॉल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को गुमराह करती हैं। मतलब लोग गुमराह करती हैं मीन्स लोग समझ नहीं पाते उसको सही तरीके से, एनालिसिस नहीं कर पाते, इसलिए वो गुमराह हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बेहतर सोल्यूशन निकाला जा सकता है और ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं जो सभी के लिए सूटेबल हो। वी हैव इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ बिग डेटा। हमने इतने सारे टाइप्स पढ़े, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, देखा कि कहाँ कहाँ बिग डेटा का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन इंडस्ट्री में होता है, बैंकिंग एंड फिनेंस में होता है, एडवर्टाइजिंग में होता है, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया में होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है, गूगल मैप के बारे में हमने देखा। तो हमारे पास में बेशुमार इस्तेमाल है डेटा के। इट इज़ हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्च। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए हेल्पफुल है, मददगार है। अंडरस्टैंडिंग जोग्राफिकल फिनोमिना को हम समझ पाते हैं इसके ज़रिए, क्या जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफियाई हालात है उसको समझ पाते हैं। हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। जो गवर्नमेंट मशीनरी है, सारी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है, उन सारी चीज़ों के काम को ये स्मूथ बनाता है, बेहतर बनाता है। इट इज़ ए जेनी इन आर हैंड्स। जेनी जिन के लिए इस्तेमाल होता है, जो जिन एक मखलूक जिन जो हम बोलते हैं ना, कोई जिन है कि भूत है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। बिग डेटा हमारे लिए भी किसी जिन की तरह ही है कि जब ये हमारे हाथ में बिग डेटा होता है तो हम विद इन ए सेकेंड बहुत सारी मालूमात हमारे पास में आ जाती है और हम सारी ही चीज़ों को, पहले कोई एक चीज़ के बारे में आपको जानना होता है तो आप 8-10 किताबें खंगालते, आपका बहुत वक्त जाता, आपकी बहुत एनर्जी जाती है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको आपका मतलूबा चीज़ नहीं मिल पाती या आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिल पाता। लेकिन अभी तो आपके फिंगर टिप्स पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और आप उसके बहुत फ़ायदे उठा सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल किसी जिन की तरह आपके हाथ में है कि आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। इट लाइज इन आवर हैंड्स। ये हमारे हाथ में ही, सारा डेटा हमारे हाथ में ही होता है। टू मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, जिसका हम बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानियों के और इंसानियत के फ़ायदे के लिए।